हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट 360 डिग्रीज, जहाँ पे हम रोज सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स में आए हुए इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स का एनालिसिस करते हैं विद स्पेसिफिक फोकस ऑन यूपीपीएससी। यूपीएससी में काफी अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यूपीपीएससी इज मोर फैक्चुअल, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी रिफ्लेक्ट होते हैं, इसीलिए हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट आर्टिकल है, एक स्टडी हुई है जिसमें बोला है कि कार्बन कैप्चर रिन्यूएबल एनर्जीज में स्विच करने से ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब कार्बन कैप्चर होता क्या है? पहले तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है हमें पता है। एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, जब वातावरण में बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? जब अर्थ में सन की रेडिएशन आती है, वो शॉर्ट वेव होती है, शॉर्ट वेव, फिर अर्थ उसको रिफ्लेक्ट करती है, जब रिफ्लेक्ट करती है तो लॉन्ग वेव होती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होते हैं जो शॉर्ट वेव के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, पर जब लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रही होती है तो उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे कि CO2, मीथेन। ये ग्रीन हाउस गैसेस है जो ना इस लॉन्ग वेव को ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ये लोग बढ़ाते हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो आज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस होता, लाइफ बिल्कुल ही अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाती। तो ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के लिए बहुत यूजफुल है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है? जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, हम बहुत सारे कोल, पेट्रोल, डीजल को जलाते हैं, उससे ये CO2 बहुत सारा एमिट होता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से। और जब बहुत सारा CO2 एमिट होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी भी बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग होती है, एटमॉस्फेयर की ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस बहुत बढ़ गया है। अब दो प्रकार है, एक तो एडाप्शन या मिटिगेशन। एडाप्टेशन मतलब अब जो हो गया सो हो गया, उसमें एडजस्ट कर लेंगे, और मिटिगेशन मतलब जो हो रहा है उसको रोकेंगे, CO2 एमिशंस को रोकेंगे और फर्दर डैमेज होने से प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। अब कार्बन कैप्चर एंड सेक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या है? ये जो वातावरण में CO2 है, हम इसको पकड़ लेंगे, एक बैरल में भरेंगे और सी के बेस पे जाके ये जो भी CO2 जहां से भी आ रहा है, पावर प्लांट से आ रहा है, उसको पकड़ लेंगे और इसको हम जाके सी के बेस में या अर्थ के अंदर कोई तो माइन होगी खाली सी, वहां पे जाके रख देंगे। तो एटमॉस्फेयर से इसको निकालेंगे, कैप्चर करेंगे और सेक्वेस्ट्रेट कर देंगे, अंदर रख देंगे अर्थ के, ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग ना कॉज करे। ये ब्लेंड है एडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट्स का। अब कुछ रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि हम ये पकड़ के, CO2 को पकड़ के जब अंदर डालेंगे तो और CO2 प्रोड्यूस करने का रूम हमें मिलेगा। पर ये जो नई स्टडी आई है, ये बोल रही है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप CO2 को पकड़ेंगे पावर प्लांट से और फिर उसको कहीं पर तो जाकर रखेंगे, दिस इज मोर वेरी एक्सपेंसिव। इससे बजाय तो हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर ले, सोलर का इस्तेमाल कर ले और CO2 प्रोड्यूस ही ना करें। अगर इसको लेंगे तो कार्बन एमिशंस कम होंगी, पर अगर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो कार्बन एमिशन खत्म ही हो जाएंगी और हमें ये सारा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सो दैट वाज द होल पर्पस ऑफ दिस न्यूज, जिसमें मुझे आपको बताना था कि कार्बन कैप्चर एग्जैक्टली है क्या, होता क्या है। इस पे सवाल यूपीएससी में भी पूछा गया है, बहुत सारे स्टेट पीएससी में इसका सवाल देखा गया है यूपीएससी के पूछने के बाद, तो आपको भी ये जानना जरूरी है। देखिए 2015 में भी ये सवाल पूछा गया है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स का सवाल भी है यहाँ पे। यू कैन अवेल दिस PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। अब देखिए और एक पॉइंट है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप का एग्जेम्पशन इंक्रीज कर दिया है। ये जो सेक्शन 377 है, इसके अंडर होता है कि मैरिज इज कंसेंट, मैरिज इम्प्लाइज कंसेंट, और मैरिटल रेप रेप नहीं होता है, ऐसा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिर से रेनफोर्स किया है। हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स विद हिज वाइफ। ये सेक्शन 377 के अंडर लीगल इम्प्लीकेशंस है। अब जब आईपीसी बना था तो कॉलोनियल मास्टर्स जो हमारे थे, ब्रिटिश थे, इन्होंने बनाया था आईपीसी, और तब कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि वाइफ इज हस्बैंड्स प्रॉपर्टी,
इसीलिए मैरिटल रेप को इलीगल नहीं माना गया और वो आज भी इंडिया में फॉलो हो रहा है। अब देखिए इश्यूज रेज्ड बाय लीगल एक्सपर्ट्स। Omission of Article 377 in BNS has been criticized for leaving men and LGBTQ individuals out of protection. मतलब जैसा आपको पता ही है इंडिया में men cannot be raped legally, उसका उनको कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, वो जाके किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज अ मेजर इशू विथ ओमिशन ऑफ आर्टिकल 377। मेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। इसका बॉर्डर इशू है कि इनके प्रोटेक्शन में ओनली 2 years इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। अगर ट्रांसजेंडर्स पे कोई रेप का एक्यूजेशन होता है तो मैक्स 2 years, और मेन पे होता है तो देयर इज नो चैलेंज कि उन मेन के रेप के लिए कोई पनिशमेंट इंडिया में अभी तक है नहीं। सुप्रीम कोर्ट इज करेंटली हियरिंग अ चैलेंज टू मैरिटल रेप एक्सेप्शन। अब मैरिटल रेप है भी या नहीं, इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है जिसमें डिसाइड होगा कि है या नहीं, क्योंकि मैरिज का पूरा इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर सकता है अगर हम इस पार्ट को कंसिडर करने लग जाए। अब इसका फर्दर डिस्कशन मैंने वुमेन एम्पावरमेंट वाला लेक्चर जो सोसाइटी का है उसमें इन डिटेल करूंगी। तो अभी मैं बस बता रही हूँ कि क्या रूलिंग आई है। ओके, अब ये क्या है, इसमें वो जो लड़की थी उसका रेप हुआ, वो मर गई और नॉन अननेचुरल, तो स्टिल हर हस्बैंड इज नॉट कन्विक्टेड, सो दैट इज अ मेजर इशू। लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क है और जस्टिस भी नहीं मिला है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है। जेंडर न्यूट्रल प्रोटेक्शन भी इंडिया में नहीं है। अब कोर इशू क्या है? कोर इशू क्या है इस मैटर में? रूलिंग अज्यूम्स ऑटोमेटिक कंसेंट इन मैरिज। नेचर ऑफ एक्ट इज इररेलेवेंट, अगर कोई मर भी जा रहा है, कुछ अननेचुरल भी है, सेक्सुअल वायलेंस विद इन मैरिज उसको भी प्रमोट कर रहा है ये जो डिसीजन है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर सुप्रीम कोर्ट इसको हियर करेंगे तो इसमें चेंजेस आने के चांसेस है। तो दिस इज अ ग्रोइंग केस जिसमें फ्यूचर में भी हम देखेंगे क्या रिपोर्ट्स आएंगे और आगे केस कैसे प्रोग्रेस करेगा। पर देखो एनएफएचएस का डेटा है कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ वुमेन रिपोर्ट टू हैव एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस, किसी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस 30% वुमेन ने इंडिया में रिपोर्ट किया है, उन्होंने फेस किया, ऐसे उन्होंने एनएफएचएस में कहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा विच कैन बी यूज्ड इन मेनी आंसर्स। ओनली स्मॉल परसेंटेज सीक हेल्प, क्योंकि बहुत सारे पैट्रियार्कल एटीट्यूड है हमारी सोसाइटी का, और लीगल और सोशल रिफॉर्म्स एसेंशियल है ताकि हम उनको बचा सकें, ये जो भी वायलेंस हो रहा है उसको लिमिट कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स तो है ही, पर सोसाइटल सेफगार्ड्स भी चाहिए, सोसाइटल एटीट्यूड को भी चेंज करने की जरूरत है। लॉ मेकर्स और सोसाइटी सब ने एक साथ काम करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाई हैज इंडिया नॉट येट क्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप? व्हाट आर द आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट अगेंस्ट डूइंग सो? दिस इज अ ग्रोइंग न्यूज, इस पे काफी एडिटोरियल अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इतना कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन जो आ गया है। तो वी विल सी फर्दर। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, अब ये क्या है? इट इज ये किससे इंस्पायर्ड है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग का है, जिसमें जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन पे फोकस किया गया और उनको आगे लाने की कोशिश की गई। जो गवर्नेंस में पिछड़े डिस्ट्रिक्ट थे उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से आगे लाने की कोशिश की गई। वैसे ही अब ये धन धान्य कृषि योजना जो है, इससे एग्रीकल्चर में पिछड़े डिस्ट्रिक्ट जो है, जो ऐसे 100 एग्रीकल्चर में पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है, उनको आगे लाने की कोशिश की जाएगी, जिनका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है, क्रेडिट एक्सेस सही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इनका डेटा लेगी और ऐसे 100 पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स को हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी एफिशिएंसी, लैंड को कितना इस्तेमाल करते हैं, मतलब टोटल लैंड सोन अपॉन टोटल लैंड, नेट लैंड सोन अपॉन टोटल लैंड। मतलब अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है और आपकी जमीन बहुत ज्यादा अच्छी है, फर्टाइल है, तो आप साल में 3 क्रॉप लेते हैं इस पे, तो एक्चुअली 3 एकड़ आप सो करते हैं, 1 एकड़ पे 3 क्रॉप लेते हैं, तो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 3 हो जाएगी। ऐसे तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही कम है, लोग लगाते नहीं है क्रॉप्स, उस पे काम करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को प्रमोट करना, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स देना। एक्सपेक्टेड है कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट होगा।
कोई सेपरेट अलोकेशन बजट में नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसी में से पैसे लेके इस स्कीम को लगाएंगे। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है इंडिया में, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सेक्टर की। तो प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? सीरियल्स पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि 30% ऑफ एग्रीकल्चरल, ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है ये 30% ऑफ एग्रीकल्चरल वैल्यू का कंट्रीब्यूट करता है, पर फिर भी हम सीरियल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, सीरियल ज्यादा उगाते हैं इंडिया में। ये ज्यादा न्यूट्रिशनल भी है, और प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनाइज वैल्यू चेन नहीं है। जैसे अगर आपने गेहूं उगाया तो गेहूं कहाँ पे जाएगा, कैसे बिकेगा, कौन से रेशन शॉप में गेहूं मिलेगा, ये एकदम सेट है, ये वैल्यू चेन काफी सेट है। वही अगर आपने कभी अनार उगा लिया या स्ट्रॉबेरी उगा ली, पहले तो उसको 3-5 दिन में आपको खाना है, फिर उसको सेल कैसे करेंगे, और अगर नहीं सेल कर पाए तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, हाई पोस्ट, देखो सीजनल है, प्राइस क्रैश हो जाता है, और हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी होते हैं, कटाई के बाद उच्च हानि होती है। और एक्चुअली फार्मर्स को सिर्फ 30% प्राइस मिलता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी 100 रुपए किलो से खरीद रहे हैं मार्केट से, तो एक्चुअली फार्मर को 30 रुपए किलो से ही बेचनी पड़ी है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, अगर वो बेचेगा नहीं तो खराब हो जाएगा माल और फिर कोई नहीं खरीदेगा। तो अब क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए डेयरी लाइक मॉडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। डेयरी में कैसे अमूल कोऑपरेटिव है, सबका मिल्क वो लोग जमा करते हैं, फिर ब्रांडिंग करते हैं और फिर कंज्यूमर्स तक अमूल ब्रांड के अंडर वो लोग सप्लाई करते हैं। वैसे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे अमूल कर रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मल्टीपल क्रॉप्स होते हैं और काफी सीजनल होते हैं, ये मेन प्रॉब्लम है। इसीलिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रमोट करने की बात कर रही है। जैसे कि सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है नासिक की, ये केस स्टडी है। अगर आपको कभी भी वैल्यू चेन, सप्लाई चेन वाला क्वेश्चन आएगा, जो हर साल आता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन आएगा, ये केस स्टडी इस्तेमाल होगी, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, ग्रेप्स, नासिक में ग्रेप्स ग्रो होते हैं, उसको एक साथ मिलकर ब्रांडिंग करते हैं सह्याद्री ब्रांड के अंडर, और एक साथ मिलकर बेचते हैं। लार्जेस्ट ग्रेप प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, और 90% प्रोड्यूस ग्रेप्स ये लोग यूरोप और दुबई भेज देते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। देखो, एग्रीगेशन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और डायरेक्ट मार्केट लिंकेज करते हैं। इन्होंने 6000 से ज्यादा जॉब्स जनरेट की है और उसमें से 32% वुमेन एम्प्लॉयमेंट है। टोमेटोज को भी ये लोग प्रोसेस करते हैं, केचप बनाते हैं, प्यूरी बनाते हैं, मतलब इन्होंने अपना एक ब्रांड ही बना लिया है। जैसे सह्याद्री एक ब्रांड ही बना लिया है, जिसमें ये लोग सबसे, और फार्मर प्रोड्यूसर होने के ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से सबको इसका फायदा मिलता है, इसके शेयर या इसके स्टेक्स सारे किसानों में अच्छे से बिकते हैं। अब गवर्नमेंट ने भी टारगेट रखा है कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और इस पॉलिसी को काफी प्रमोट किया जा रहा है। इनको वर्किंग कैपिटल दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, डिजिटल इंटीग्रेशन भी इनका किया जा रहा है। अब ये जो है रिवैम्पिंग एंड एक्सपांडिंग ऑपरेशन ग्रीन्स, ये भी किया जा रहा है। इसमें 2018 में लॉन्च हुआ था, और इन कमोडिटीज को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रमोट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि नेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल बोर्ड बनाओ, जस्ट लाइक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वैसा ही ये फ्रूट एंड वेजिटेबल डेवलपमेंट बोर्ड होगा, तो वो लोग काम कर पाएंगे और ध्यान दे पाएंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के डेवलपमेंट पे। तो ये पूरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड वैल्यू एडिशन आर्टिकल है। इसमें वैल्यू एडिशन हमें क्या क्या मिला है, हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का डेटा मिला है, फार्मर्स को अर्निंग कितनी होती है उसका डेटा मिला है, फिर हमारे पास ये जो सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है नासिक की, इनकी केस स्टडी मिली है, और हमारे पास ये गवर्नमेंट एफर्ट्स टेकन के 2 इंफॉर्मेशन मिले हैं, ये रिवैम्प्ड वाला और ये 10,000 FPOs वाला, और फिर वे अहेड में हमें ये पॉइंट मिला है नेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल बोर्ड का। तो आपका जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला नोट्स है, उसमें ये 2-3 चीजें आप जॉट डाउन कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल लिखते हैं, सोवरेन इन ग्रीन बॉन्ड्स। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ये क्या होता है? डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स है। डेप्थ इंस्ट्रूमेंट मतलब कर्जा टाइप, जो किस लिए कर्जा निकालेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए जो कि एमिशंस, जो CO2 एमिशंस के बारे में मैंने आपको बताया जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
उसको कम करने के लिए ये कर्जा के बॉन्ड्स है जो हम निकालेंगे। ये गवर्नमेंट इशू करता है, सोवरेन मतलब गवर्नमेंट इशू करता है, जो ऐसे क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स प्रमोट करने के लिए इशू करता है। मतलब ग्रीन बॉन्ड्स यूजुअली ऑफर अ ग्रीनियम लोअर बोरोइंग कॉस्ट। मतलब सपोज आपने डिसाइड किया कि मेरे को ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मेरे को ये सोलर पावर प्लांट बनाना है XYZ सिटी में, उसका 100 करोड़ खर्चा आ रहा है। अब गवर्नमेंट को पता है ये सोलर पावर प्लांट है तो बहुत फायदे का, जब बन जाएगा तो काफी पैसे देगा, पर अब के लिए 100 करोड़ कौन देगा? तो गवर्नमेंट जाएगी मार्केट में बोलेगी भाई वो कोई मुझे कर्जा दे रहा है, बॉन्ड कोई देगा, ये बॉन्ड लेगा 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ के 1 करोड़ के 100 बॉन्ड ये लोग बना देंगे। और फिर कोई तो इन्वेस्टर इनको 1 करोड़ लेंड करेगा 2% या 3% इंटरेस्ट रेट पे, और फिर ये लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जब प्रोजेक्ट चलने लग जाएगा तो ये पैसा वापस कर देंगे। दैट इज द होल प्रोसेस। अब ग्रीनियम क्या है? 3% दे रहे हैं। वैसे मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट 7% चल रहा है, बट यहाँ पे 3% दे रहे हैं क्योंकि ग्रीन फाइनेंसिंग, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरेस्ट रेट कम रख रहे हैं, लोअर बोरोइंग कॉस्ट रख रहे हैं, जिसको ग्रीनियम कहा जाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, यूपीएससी को तो बहुत पसंद है, ऐसे कुछ तो इंटरेस्टिंग सा वर्ड अगर दिखता है तो यूपीएससी पूछ लेती है। अब देखिए काफी बार सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इन्वेस्ट हो चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। की सेक्टर्स कौन से हैं जिसमें ग्रीन बॉन्ड्स अभी तक इशू हुए हैं। अब चैलेंजेस क्या है? लो लिक्विडिटी, स्मॉल इशू साइजेस, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। अब ये सोलर पावर प्लांट एक दिन में तो नहीं तैयार हो जाएगा ना, कम से कम 10 साल तो लगेंगे इसको पैसे निकालने में, तो काफी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है जिससे लिक्विडिटी कम है। वीक डिमांड, ईजिंग रूल्स। देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे इधर ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, पर फिर भी उनका पार्टिसिपेशन कम ही है। और इंडिया का जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है, वैसे इंडिया का इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम ही थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इंडिया में कैपिटल क्रिएशन काफी स्लो है। मोस्टली बैंकिंग ही कैपिटल क्रिएशन का जरिया है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में आज भी कॉमन इंडियंस इन्वेस्ट करने से डरते हैं। डिलेड रिपोर्टिंग, इन्वेस्टर्स को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। इंडिया का रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, ये जो 2023-24 वाला रिपोर्ट था वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इनएबिलिटी टू सिक्योर फंडिंग, इतना एस्टिमेटेड था उसका ऑलमोस्ट सिर्फ 70% ही हम सिक्योर कर पाए हैं, और बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सफर किया ये कम अलोकेशन की वजह से। अब वे फॉरवर्ड क्या है? सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स भी ला सकते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स और सोशल प्रोजेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ है, उन सबको कंबाइन करके सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स भी लाए जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होनी चाहिए। मल्टीलैटरल सपोर्ट, दूसरे डेवलपमेंट बैंक्स के साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और लिक्विडिटी एनहांसमेंट, ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है इनको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग इनका प्रमोट होना चाहिए, इनको बेचना, इनको खरीदना और आसान हो जाना चाहिए ताकि लिक्विडिटी इंक्रीज हो, और इतने दिन के लिए लोगों के पैसे फंसे ना रहे। तो पैसे फंसे नहीं रहेंगे तो ये लोग इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके, दिस नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम मानी गई थी। 2021-22 में ये लॉन्च की गई थी। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपको 2 to 6% का इंसेंटिव मिलेगा उस प्रोडक्शन के वैल्यू पे, वैल्यू एडिशन पे। पर अब ऐसा चल रहा है कि इसको फेज आउट कर देंगे PLI स्कीम को, मतलब ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, तो इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने का क्वेश्चन नियर फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है इसमें। लैक ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स नहीं है, इतना अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इससे नहीं आ पाया। स्लो प्रोग्रेस हुई है इन्वेस्टमेंट में, मेनली की सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल, केमिकल, सेल बैटरीज, स्टील और टेक्सटाइल में। लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेंटिव्स, सिर्फ 6% ऑफ व्हाट वाज अलॉटेड डिस्ट्रीब्यूट हो पाया, मतलब इंडस्ट्री इतनी फास्ट ग्रो ही नहीं कर पाई है कि उनको कोई इंसेंटिव मिल पाए। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई, तो ऑब्जेक्टिव जो है डाइल्यूट करे गए। तो अब गवर्नमेंट का नया अप्रोच क्या है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे इंसेंटिव देंगे, जैसे कि पहले सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको इंसेंटिव मिलने वाला था, बट अब अगर कंपनीज जॉब क्रिएशन करेंगी, क्वालिटी इन्हांसमेंट करेगी, एक्सपोर्ट करेंगी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में पार्टिसिपेट करेंगी, तो भी उनको इंसेंटिव मिलने वाला है। अब हर सेक्टर के लिए स्पेसिफिक इंसेंटिव बनाएंगे।
ना कि सबको एक ही अम्ब्रेला स्कीम में डाल देंगे जिससे प्रॉब्लम्स आ सकती है। फोकस प्रोडक्ट, जैसे स्कीम फॉर लेदर एंड फुटवेयर, लेदर और फुटवेयर पर फोकस करेंगे और 2.2 मिलियन जॉब्स बनाने का ट्राई करेंगे और एक्सपोर्ट्स भी बूस्ट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम में पूछा गया। वियतनाम जो है, वियतनाम, ताइवान, लाओस, ये कंट्री सब फुटवेयर, लेदर और क्लोथिंग, इसके बेसिस पे इन्होंने जो अपना एक्सपोर्ट किया है, जो स्वेट शॉप्स कही जाती है, शीएन जो है, यहाँ पे ये लोग प्रोडक्शन करते हैं और अनएथिकल भी थोड़ा सा प्रोडक्शन करते हैं, बट इनके एक्सपोर्ट्स बहुत इंक्रीज हुए इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के। वैसे ही करने की कोशिश इंडिया में भी की जाएगी। हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। एक्शन प्लान फॉर टॉयज, जैसे इंडिया के लोकल टॉयज हैं, कर्नाटका के कुछ लोकल टॉयज हैं, या यूपी के भी कोई कठपुतली जो राजस्थान की टॉयज है, ऐसे नेशनल टॉयज को प्रमोट करने की कोशिश करी जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग मिशन फॉर एमएसएमईज पे भी फोकस होगा। मतलब पीएलआई जो है, मेजर 13 सेक्टर जो बड़े बड़े थे उनके लिए लाई गई थी स्कीम, पर वो इतनी सक्सेसफुल प्रूव नहीं हो रही है, इसलिए फेजिंग आउट करने का डिस्कशन इस पे चल रहा है। अब देख रहे हैं मिडिल क्लास, चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया। मिडिल क्लास मतलब ऐसे लोग जो अपने पूरे इनकम का 20% सेव कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। ये बहुत ही सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है। पर मिडिल क्लास पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का कैसा था? पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट पीएसयूज में जो काम करते थे वो मोस्टली मिडिल क्लास थे पोस्ट इंडिपेंडेंस में। देखिए 1995 में ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे और सिर्फ 80 लाख लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। अब ये डेटा कहाँ से, आई डोंट नो, ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ डेटा है। पर 2012 में जबकि ऑलमोस्ट 15 इयर्स 20 इयर्स बीत गए हैं, तब गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ 1.7 करोड़ लोग काम करते थे। मतलब ऑलमोस्ट आप देख रहे 15% डिक्लाइन देखा गया है गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का। वही 80 लाख से अब 1.2 करोड़ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो आप देखेंगे शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का देखा गया है। और मोस्टली सेंट्रल सेक्टर पब्लिक इंटरप्राइजेस जो है उनका एम्प्लॉयमेंट बहुत ड्रॉप हुआ है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किया गया इन पीएसयूज का, और प्राइवेटाइजेशन के साथ ही इनका एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ड्रॉप हुआ। तो राइज कहाँ पे हुआ एम्प्लॉयमेंट? इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में और प्राइवेट सेक्टर में। इनको कहा गया सेकंड मिडिल क्लास। फर्स्ट मिडिल क्लास वो लोग थे जो इंडिपेंडेंस के बाद पीएसयूज में, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में काम करते थे, और सेकंड मिडिल क्लास वो लोग हैं जो अभी आईटी इंडस्ट्री में और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अब देखिए पोस्ट कोविड टॉप 5 आईटी फर्म्स एम्प्लॉयड 16 लाख पीपल। देख रहे हैं आईटी सेक्टर का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। तो चैलेंजेस क्या है? देखो लिबरलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है प्राइवेट सेक्टर में, पर जो जॉब क्रिएशन है वो अभी भी सर्विस ओरिएंटेड रहा है। सर्विस ओरिएंटेड यानी आप आईटी सेक्टर ले लो या फाइनेंस ले लो, हेल्थ ले लो, जो भी है वो सब टर्शियरी सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली बहुत ही कम है, सिर्फ 11.4% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। आपको पता है 45% एग्रीकल्चर में करते हैं, 12% अप्रोक्स मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, और बचे हुए सारे 30% सर्विस में करते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग के पास वो कैपेसिटी है कि ये 45% को वो लोग एग्रीकल्चर से निकाल के गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दे सके, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उतना ग्रोथ नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। अब मोस्ट न्यू जॉब्स आर लो पेइंग एंड इनफॉर्मल। अपनी 90% इकोनॉमी इनफॉर्मल है। अब इनफॉर्मल जॉब्स का प्रॉब्लम क्या है? पहले तो सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, आपको कभी भी जॉब से हटा सकते हैं क्योंकि इनफॉर्मल सेटिंग है। फिर आपका जो स्किल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि इनफॉर्मल सेटिंग है, वो आप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हैं, फिलिप्स हेयर ड्रायर की कंपनी में काम करते हैं, आप वहां पे पार्ट सारे एक साथ जोड़ते हैं, तो फिलिप्स वाला खुद आपके ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करेगा कि आपको पार्ट्स अच्छे से जोड़ना आना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। वही आप किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन के शॉप पे काम करते हैं, आपको पार्ट्स जोड़ने के काम है, वही काम है, पर वो आपकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपके काम थोड़े भी अच्छे नहीं लगेंगे, वो कहेगा चलो जाओ आप दूसरे ले आते हैं हम, जिनको ज्यादा अच्छे से आता है। तो आपकी ट्रेनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आपकी स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी इनफॉर्मेलिटी की वजह से।
और इनफॉर्मल जॉब्स लो पेइंग भी होती है। और कंपनीज लाइक उबर, जोमेटो, देखिए ये लोग बहुत सारे मिलियंस को एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये जो फास्ट डिलीवरी एप्स हैं। पर जॉब्स डू नॉट गारंटी मिडिल क्लास स्टेटस। आप इसी जॉब में कर रहे हो तभी भी आप मिडिल क्लास के पार्ट नहीं बन पाओगे, कभी भी पुअर ही रह जाओगे। ऊपर से डेमोग्राफिक डिविडेंड भी इंडिया का हार्म हो जाएगा। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडिया का, वो नहीं हो पाया चाइना जैसे, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं कर पाए। तो अब इंडिया ने क्या करना चाहिए? अब इंडिया ने स्किल कैपिटल बनने की कोशिश करनी चाहिए वर्ल्ड का। अब ये मैं खुद का वे अहेड बता रही हूँ, इस आर्टिकल में नहीं बताया था, बट स्किल कैपिटल मतलब पता है पूरी दुनिया बहुत जल्दी एज हो रही है। जापान का एजिंग स्टार्ट हो गया है, यूएसए का एजिंग स्टार्ट हो गया है, दे आर गेटिंग ओल्ड, सो दे विल नीड लेबर, दे विल नीड पीपल टू वर्क। उनके पास पैसे बहुत है, लोग नहीं है काम करने के लिए। तो इंडियंस ने ऐसा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए कि हम दुनिया का स्किल कैपिटल बन सके और स्किल लेबर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सके, और उसी के साथ इंडियन कल्चर, इंडियन डायस्पोरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज अ वे इंडिया कैन चार्ट आउट इट्स ओन ग्रोथ स्टोरी। बट उसके लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है, और आपने भी देखा होगा हाल ही में गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट पे काफी फोकस कर रही है। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। धन धान्य कृषि योजना, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पर इसका एक क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगी आप सॉल्व करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। It aims to enhance agricultural productivity, promote sustainable agriculture. It will cover all districts across India. The scheme has separate budgetary allocation. अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे दोनों चीजें एक्सप्लेन की है कि नहीं, सिर्फ 100 पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा, और ये भी सेपरेट बजटरी एलोकेशन नहीं है, और जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम है उसी से पैसे निकाल के यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट इज ओनली वन, केवल एक। देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में और वी गेट कंफ्यूज, बट नाउ इफ यू रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब देख रहे हैं नेक्स्ट, साइलेंट क्राइसिस ऑफ रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग मतलब देखो यहाँ पे फोटो भी है ये, एंड यू कैन सी मेघालय में मोस्टली ये प्रैक्टिस होती है। मेघालय में मेघालय आपको पता है असम है, ऐसे यहाँ पे मेघालय है। तो जब सेडिमेंट्री अपलिफ्टमेंट हो रहा था तो ऐसे लाइन से यहाँ पे कोल डिपॉजिट हुआ। ये कोल इतना नहीं है कि आप बड़ी बड़ी माइंस लगा के निकाल लेंगे, फिर इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा। तो वो लोग ना ऐसे बीच में होल बनाते हैं, छोटे बच्चों को अंदर भेजते हैं, और ये कोल निकालते हैं बच्चे और यहाँ आ जाते हैं बाहर। दैट इज हाउ दे डू रैट होल माइनिंग। अब 1980 से डिमांड इंक्रीज हुई है बांग्लादेश में और असम और वेस्ट बंगाल में कोल की, इसीलिए ये माइनिंग असम और मेघालय में की जा रही है। देख रहे हैं वहां का ज्योग्राफी ऐसा है कि ऐसे परतों में कोल है, तो इसीलिए बड़ी सी माइन डाल के आप निकाल नहीं सकते, लैंडस्लाइड भी हो सकती है, इसलिए वैसे छोटे छोटे रैट होल्स करते हैं और बच्चों को अंदर डालते हैं। देखो हजार्डस है। साइड कटिंग, कोल सीम्स को ऐसे हिल स्लोप है, यहाँ पे कोल सीम है, यहाँ पे कोल सीम है, इसको फॉलो करके कट करते जाएंगे और इसको निकाल लेंगे। बॉक्स कटिंग, वर्टिकल पिट्स, यहाँ से ऊपर से वर्टिकल पिट डालेंगे और फिर अंदर जाके खोल ले आएंगे। अब देखो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है, माइग्रेंट वर्कर्स, ट्रैफिक चिल्ड्रन। अभी ये बहुत ही छोटा सा रास्ता आप देखते हैं, अगर कोई बड़ा मोटा तगड़ा इंसान अंदर जाएगा तो वो बाहर नहीं आ पाएगा, अच्छे से कोल लेके तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, इसीलिए लोग यहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। ये हजार्डस कंडीशंस में बच्चों को अंदर डालते हैं और उनको माइनिंग करने लगाते हैं। अब साइकिल्स ऑफ डेथ भी ये लोग क्रिएट करते हैं, सरदार मतलब लेबर एजेंट्स। अब अगर आप एक माइग्रेंट वर्कर हो तो आपको बिहार से आपके कोई गांव से ले आएंगे और आपको पहले ही 1 लाख या 2 लाख आपके माँ बाप को या आपको दे देंगे, मतलब ये आप पे कर्जा हो जाएगा, और बोलेंगे ठीक है ये 2 लाख का काम तुम जब कर दो तो वापस चले जाना गाँव। पर फिर यहाँ पे रहने का खाने का खर्चा भी तो पड़ता है, गाँव वालों को और भी तो पैसे लगता है, फिर आपको और 1 लाख कर्जा देंगे, फिर ये 2 लाख जब हो जाएगा तो 1 लाख आप चुकाने लग जाओगे, आपकी पूरी जिंदगी इस सर्कल में, कर्जा चुकाने के सर्कल में बीत जाएगी। दैट इज हाउ ये लोग ट्रैप्ड रखते हैं लोगों को इस काम में। अब ये जो है एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट दोनों का मानना है कि सही नहीं है, रैट होल माइनिंग इज इलीगल, पर उसका एनफोर्समेंट सही से किया नहीं जा रहा है। अब क्रॉनी कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेट्स और कोल माफियाज का नेक्सस, और जो भी विसल ब्लो करता है उसको मार देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कंडीशंस कैसी है, एकदम रूरल एरिया में ये सब हो रहा है।
तो कैसे ही कोई खुद को बचा पाएगा। रेगुलेटरी रूप होल्स भी है। देखो, मेघालय के स्टेट ने एक्सेम्पशन क्रिएट किया है टू बाईपास नेशनल माइनिंग लॉज। इन्होंने खुद का कोई तो लॉ बनाया है और कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले नेशनल माइनिंग लॉज को ये लोग बाईपास कर ले। मेघालय और असम, इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेट लेवल लॉज बनाए ही नहीं है जिससे इसको कंट्रोल कर सके। तो देख रहे, दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का यहाँ पे फेलियर हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन नहीं किया है। अब देखिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। क्रिमिनलाइज करना चाहिए इसको, स्ट्रॉन्गर स्टेट रेगुलेशंस होने चाहिए, इको टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रोल प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड मेजर्स देने चाहिए इन लोगों को। मतलब इनसे इनका रेड होल माइनिंग छीन के इनको हम बेरोजगार तो नहीं कर सकते, इनको कुछ और भी देना पड़ेगा तभी वो उसको छोड़ेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है और लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना चाहिए। वहां के जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको एम्पावर करना चाहिए ताकि वो जो इलीगल बातें उनके साथ हो रही है उसको कंट्रोल कर सके, उसके खिलाफ आवाज उठा सके। अब देखिए ये नेक्स्ट न्यूज है। पुणे की जो रिवर है उसका रीडेवलपमेंट चल रहा है, रिवर फ्रंट का मतलब नदी किनारे का, और उसके खिलाफ बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि इसको डेमोक्रेटिकली करना चाहिए और ज्यादा सबकी बातें सुननी चाहिए। ट्री कटिंग जो है, ट्री कटिंग, सेक्रेड ग्रूव्स, उनको हार्म नहीं होना चाहिए, कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं होना चाहिए रिवर का। तो अब ये एक ग्रोइंग न्यूज है और देखेंगे इनके जब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पे अच्छे से इसका हल निकाल लेंगी तो इसको मोस्टली हम केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे, अब हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के केस स्टडी के रूप में इस न्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं कि पुणे के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कैसे एक्टिव पार्ट ले रहे हैं रिवर रीडेवलपमेंट में। सो दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज। आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू। आज काफी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की है और कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। आपका कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।